तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज कहानियां सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, या यूं कहिए मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूं। उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगा, पर उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बाकी जैसे ही वो चीजें पॉसिबल होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। खैर, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। अगर कहानियां पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूं। मैं महेश सर का मेरी पिछली कहानी को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। एक बात कहानी, लेकिन आज एक बार कहानी शुरू होने से पहले कहना चाहूंगी कि ये मेरी पिछली कहानी की आगे की कहानी है, जिसने कि मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। मैं नहीं जानती मैं कहानियां क्यों भेज रही हूं, या यूं कह लीजिए कि क्यों भेजना चाहती हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरी कहानी दुनिया के सामने आए, और तो और लोग इस गलती से सीखकर कभी ऐसी गलती ना करें। यहां रहते हुए अब हमें काफी समय हो चुका है, और ठीक जून के महीने से हमारे घर में झगड़े शुरू हो गए। यूं कहिए कि ये झगड़ा रात दिन सुबह शाम तीनों समय का बन चुका था। 2 साल मेरी स्कूल की फीस न जाने के कारण सर ने स्कूल से भी निकाल दिया था। लेकिन जब मेरे स्कूल खुले तब पिताजी ने उन्हें कुछ फीस जमा करके हमारा एडमिशन दोबारा करा दिया। इस बीच 2 महीने हमारे घर में हर रोज झगड़े होते रहे। हम सब चुपचाप सुबह शाम सहते रहते। मेरे पिताजी का नेचर पहले से ही शक्की किस्म का था, और उनका यही शौक अब पहले से ज्यादा बढ़ गया था। रात दिन बस वो हमेशा एक ही बात को लेकर माँ से लगातार डरते थे कि पास वाला कहीं हमारे घर में आता जाता है। दोस्तों, हमारे लाख समझाने के बाद पिताजी नहीं माने। देखकर उन्हें यूं लगता था मानो कि जैसे उनके दिमाग में इस बात ने घर कर लिया हो। दोस्तों, एक बात और कि मेरे पिताजी के ऊपर ये टोने टोटके 20 साल पहले मेरी बुआ ने कराए थे, ताकि उनका दिमाग शक्की नेचर का हो जाए और ठीक हमारा घर कभी ना बन सके। कहीं ना कहीं बुआ इस बात में कामयाब हो गई, और अब तो उनसे दूर आने के बाद पिताजी के ऊपर जब भी कोई टोना टोटका करता है तो न जाने क्यों उस चीज का असर बड़ी जल्दी ही उनके ऊपर दिखने लगता है। सच कहूं तो ये सारे टोने टोटके हम सब पर भी ट्राई होते हैं, लेकिन हम पर उनका असर नहीं दिखता, सिवाय पिताजी को छोड़कर। वैसे दोस्तों, इतना जरूर कहूंगी कि मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने घर में शांति देखी है, लेकिन अब मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे सहन नहीं होता। अब मेरी इच्छा करती है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं बस नींद की गोलियां खाकर सो जाऊं। सच में दोस्तों, काली शक्तियां किसी को इतना बदनाम कर सकती हैं इस बात का तो नहीं पता, लेकिन कोई भरोसा करेगा या नहीं, पर 20 साल पहले जब बुआ ने पिताजी के ऊपर यह सब किया तब पिताजी की शादी नहीं हुई थी, और पिताजी ने उस टोटके की जाल में आकर अपना मकान बुआ के नाम पर कर दिया। हम शुरू से ही किराए के मकान में रहे हैं। उसके बाद हमारे परिवार में काफी कुछ हुआ, लेकिन हमारा परिवार एकदम खुश था। मगर जब से हम इधर आए हैं तो ना जाने माता पिता को क्या हो गया है। अब तो माँ भी एक ही बात की जिद लगाए बैठी है कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगी। दूसरी तरफ पिताजी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, जब हद से ज्यादा लड़ाई बढ़ गई तो पिताजी किसी की नहीं सुन रहे थे। यही सब सोचकर माँ ने मामा मामी नाना और छोटे मामा को घर पर बुला लिया। सबने मिलकर पिताजी को बहुत समझाया, और सबके समझाने के बाद भी पिताजी नहीं माने। वो एक ही बात बार बार कहने लगे कि मैं अब सब कुछ भूलकर शांति से रह लूंगा, बस ये किसी आदमी से बात नहीं करेगी। हम सबने कहा कि घर में कोई आदमी नहीं आता, पर फिर भी वह उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सबके चले जाने के बाद मैंने खुद पिताजी को फोन करके समझाया, पर मेरे समझाने पर पिताजी ने यही कहा कि आप जाओ अपने नाना नानी के साथ। मैंने कहा, आप दोनों इतने सालों से साथ में हैं और हमेशा तुम दोनों साथ में रहो। दोस्तों, सब कुछ समझाने के बाद पिताजी का दिमाग ऐसा हो गया था कि जो वो सोचते उन्हें वही नजर आता है। सच कहूं तो मेरी बुआ
और मेरी बुआ का एक बड़ा लड़का है। ये सब उन दोनों का किया धरा है। उन्होंने ही पिताजी के ऊपर कुछ किया है। मैं नहीं जानती हमारे घर में ये झगड़ा कब बंद होगा, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले 2 अगस्त की बात है। उसे देखकर मुझे इस झगड़े का कोई अंत नजर नहीं आता, और ठीक मैं किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता नहीं देख सकती, ना ही मां के साथ और ना ही पिताजी के साथ। इन दोनों के झगड़े की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूं। न जाने ऐसा क्या टोटका किया है कि मेरी सारी पूजा पाठ करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं कोशिश यही करूंगी कि अगले 1 महीने में पिताजी को मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाऊं, क्योंकि हम पूरा परिवार वहां नहीं जा सकता। और ठीक अगर उसके बाद भी ये झगड़े बंद नहीं हुए तो शायद फिर मुझे कुछ गलत कदम उठाने पड़े। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें मंदिर भेजूं या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजना चाहती हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। मैं कोशिश करूंगी कि इसी महीने में मकान खाली हो जाए, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं। मैंने इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ देखा है। फिलहाल मैं महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी पिछली कहानी को अपने चैनल पर बड़े ही अच्छे से सुनाया, वरना मुझे तो ये लगा था कि आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरी कहानी पर यकीन हुआ, क्योंकि अभी मेरे दोस्त भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कभी हारना नहीं सीखा। मैं ठीक इस कहानी का तीसरा भाग और शायद आखिरी भी आपको जरूर भेजूंगी। इस कहानी को आपकी जब इच्छा करे तब आप अपने चैनल पर सुना दीजिएगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस ठीक मैंने आज आपको ये कहानी भेजना सही समझा, क्योंकि इसके बाद मैं पढ़ाई में व्यस्त हो जाऊंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपको इनकी पूरी कहानी जाननी है तो आपको ठीक इससे पहले वाली कहानी सुननी होगी। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो सभी दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, बस मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। मैं अक्सर अपने शहर में अलग अलग जगह पर बार बार जाया करता था। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि मुझे भूत प्रेत पर कोई भरोसा नहीं था। और तो और जब मेरे पिताजी किसी भूत प्रेत की कहानी सुनाया करते तो मैं उनको टोक देता था कि ये सब क्या है। मेरा दिमाग खराब होता है इन फिजूल बातों से। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बनाया। हम 4 लोग थे। हम चारों में बहस छिड़ी हुई थी कि कहाँ घूमने जाया जाए। तभी अचानक से मेरे एक दोस्त ने कहा कि कैंपिंग पे चलते हैं। उसी बीच एक बोल पड़ा कि कहाँ जाएगा कैंपिंग करने के लिए, यहाँ तो आसपास कोई जंगल भी नहीं है। मैंने जवाब दिया कि मेरी नानी के गांव में एक ऊंचा सा पहाड़ है, वहां चलते हैं। हम तीनों ने 3 दिन बाद जाने का प्लान बनाया। आपस में सलाम दुआ करके हम अपने अपने घर चले गए। 3 दिन बाद आखिरकार हम मिले और कैंपिंग के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगे। पिताजी ने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा नानी के गांव, वो जो वहां पर पहाड़ है ना, उस पर कैंपिंग करूंगा। दोस्तों, मेरा इतना कहते ही पिताजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अगले ही पल मुझसे कहा कि बेटा, मैं जानता हूं कि तुझे भूत प्रेत जिन जिन्नात इन सब पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी एक बात मान, तू वहां पर मत जा। मैंने तुरंत पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है। पिताजी ने बताया कि वहां एक पिशाच रहता है। तेरी नानी के गांव के कितने लोगों का खून पिया है। बस तू वहां मत जा, चाहे तू कहीं भी चला जा, लेकिन वहां नहीं जाना। दोस्तों, पिताजी की ये बात सुनकर मैं डरता तो क्या, उल्टा मुझे हंसी आ पड़ी। मैंने हंसते हुए कहा कि पिताजी, आप जानते भी हैं कि मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप, खैर छोड़िए। मैं इतना कहकर पिताजी को तसल्ली देते हुए मैंने उन्हें बताया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और हैं। पिताजी ने कहा कि तू अपने साथ उन्हें भी मरवाएगा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं। पिताजी रोकते रहे, पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं सीधा बाहर की तरफ निकल गया। इसके बाद पूरे 8 घंटे के सफर के बाद हम मेरी नानी के गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही मेरी सांसें सी फूलने लगी। मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने दोस्तों से कहा कि बस देखते ही रहोगे या फिर आगे भी बढ़ोगे। इसके बाद सब के सब आगे बढ़ने लगे।
दोस्तों वो मेरी नानी का गांव था। सोचा कि घर तो वापस जाना ही है, क्यों ना एक बार नानी से भी मिल लेता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि एक बार मैं अपनी नानी से मिलना चाहता हूँ। तभी मेरे दोस्तों ने कहा कि ये क्या बात हुई, हम यहाँ किसी से मिलने नहीं आए, हम कैंपिंग करने के लिए आए हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, पर खैर वो मान गए। मैंने ठीक मेरी नानी के घर जाकर देखा तो उनके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। मैं ठीक उदास होकर उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे तैसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते हम कुछ पेड़ के पास जाकर बैठ गए। मैंने कहा कि भाई बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ बनाते हैं। अमजद ने कहा कि मैं अपने साथ मुर्गा लेकर आया हूँ। बिलाल ने कहा चलो बनाते हैं। हमने कुछ पेड़ों की टहनियाँ तोड़ी और आग लगाई। रात का वक्त था, ठंड का मौसम भी। हमने सब कुछ खाना पीना करने के बाद मुर्गे की हड्डियों को वहीं फेंक दिया। हम नहीं जानते थे कि मुर्गा बनाकर और उसकी हड्डियों को वहां फेंक कर हमने अपनी मौत को दावत दी थी। खैर रात का वक्त था, हमने टेंट लगाया और समय का पता ही नहीं था। उस काली अंधेरी रात में पूरे आसमान पर एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। खैर इसके बाद हम सोने चले गए। थोड़ी ही देर में मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आई। मेरी आंखें एकदम से खुल गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं ठीक आंखें दोबारा बंद करने ही वाला था कि तभी वो आवाज मुझे दोबारा आई। सच कहूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत बिलाल को उठाया और कहा भाई तुझे किसी के गुर्राने की आवाज आई। दोस्तों इतनी ठंड में वो मुझे पसीने में भीगा हुआ देख एक बार को तो खुद ही चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, वैसे भी वक्त बहुत हो चुका है। और तू सोया क्यों नहीं अब तक? दोस्तों मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस चुपचाप सो गया। इसके बाद सुबह देखा तो हमारे बैग से सारा मीट मुर्गा गायब हो चुका था। हमारे बैग फटे हुए थे। दोस्त ने कहा कि अब हम क्या खाएंगे, हमारा सारा सामान खत्म हो चुका है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हम शिकार कर लेंगे। मेरी इस बात पर सबने हामी भरी और चाकू छुरी उठाकर हम ठीक पहाड़ के जंगल के अंदर चले गए। हमने बहुत देर के बाद एक बकरी का शिकार किया, उसको अच्छी तरह धोया और ठीक बना खाने के बाद हम दोबारा सोने चले गए। पूरा दिन गुजारने के बाद फिर दोबारा रात हो चुकी थी। आसमान पर एक भी तारा नहीं था। बिलाल से बात करते करते मेरी आंख लग गई। मैं आराम से सो ही रहा था कि तभी अचानक मुझे टॉयलेट आने लगा। मैं ठीक टॉयलेट करने के बाद टेंट में जाने ही वाला था कि मेरी नजर उस तरफ चली जिस तरफ हमने उस बकरी की हड्डियों और बाकी चीजों को डाला था। मैंने देखा कि यही कोई 7 से 8 फीट लंबा आदमी उस बकरी की हड्डियों को नोच नोच कर खा रहा था। मेरे ठीक पीछे से देखने पर वो इंसान ही लग रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं, कुछ और बला थी। मैंने उससे पूछा कि कौन हो भाई, और इतनी रात को तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो? क्या कल तुमने हमारे बैग से सारा सामान चुराया था? दोस्तों वो जो कुछ भी था वो बड़ी तेजी से हड्डियों को खाया जा रहा था, और ठीक मेरे इतना कहते ही उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमाया। दोस्तों उसकी सिर्फ गर्दन पूरी तरह मेरी तरफ हो गई और बाकी का शरीर उसी तरफ था। उसकी आंखें इतने अंधेरे में भी साफ साफ चमक रही थी। वो लाल आंखें और लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसने 10 दिनों से कुछ ना खाया हो। सच कहूं तो उसे देखने के बाद मैं बहुत जोर से चीखा और मेरी चीख सुनते ही वो मुझ पर झपट पड़ा। मैं तुरंत वहां से हटा और टेंट में घुस गया। मैंने जल्दी से उन तीनों को उठाया और सारी बात उन्हें समझाता कि इससे पहले ही पिशाच ने एक हाथ से गुर्राते हुए हमारा टेंट उखाड़ दिया। ये सब होते ही हम वहां से अलग अलग दिशा में भागने लगे। सच में दोस्तों वो जो कुछ भी था बड़ा ही भयानक था। हमने अगले ही पल वहां से निकलना ही सही समझा। हम अपनी टॉर्च लेके वहां से भागने लगे। उसी बीच मेरे दोस्त ने कहा कि तूने आज जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं आज के बाद तेरे साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगा। उसी बीच एक मोटी सी आवाज आई कि जिंदा बचोगे तो कहीं जा सकोगे। सच में वो आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। हम बस डर के मारे बस भागते जा रहे थे। मैं भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसी बीच एक चीखने की आवाज आई और 1 मिनट में सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप वहां से निकलना ही ठीक समझा। जंगल से बाहर आकर
हमने चैन की सांस ली। दोस्तों, मैं इतना थक चुका था कि मैं भागते भागते गांव में पहुंचते ही बेहोश हो गया, और ठीक जब आंखें खुली तो मैं अपनी नानी के घर पर था। मुझे इस हालत में देख पिताजी और माँ, नाना नानी सब रो रहे थे, और ठीक मेरी आंखें जैसे ही खुली मैंने कहा, पिताजी। मैंने बस इतना ही कहा था कि पिताजी ने कहा, मैं जानता हूं कि तेरे साथ क्या हुआ है। मैंने तेरे जाने के बाद तेरी माँ को 2 दिन के बाद यह बात बताई, तब जाकर उसने फौरन यहां आने की सोची। दोस्तों, इसके बाद वो मुझे घर ले गए और अच्छे से खाना पीना दिया। 3 दिन तक मैं इस सदमे के बारे में सोचता ही रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। दोस्तों, मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि किसी भी जगह घूमने जाओ, लेकिन जिस जगह के बारे में गलत होता है उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो मेरे सभी दोस्तों, मैं आज एक कहानी और भेज रही हूं। आई होप सर इस स्टोरी को अपनी आवाज जरूर देंगे। खैर, ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं क्लास में थी। मेरे परिवार में माता पिता भाई बहन बस हम 4 ही लोग हैं। उन दिनों मेरे पिताजी नौकरी करते थे और साथ में खेती भी। एक दिन पिताजी का एक दोस्त आया। उसने पिताजी से बातचीत की और पापा उस दोस्त के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर निकल गए। उस वक्त हम भाई बहन पढ़ाई करने लगे। नवंबर का महीना था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। हमने रात के 9 बजे तक खूब पढ़ाई करी और ठीक इसके बाद आग जलाकर आग के पास बैठ गए। समय बीतता रहा लेकिन पिताजी नहीं आए। उनके इंतजार में हमने खाना तक नहीं खाया था। पर हाँ, ठीक 9:30 बजे तक पिताजी आ गए और वो दोस्त भी पिताजी के साथ आया था। दोस्तों, जैसे ही पिताजी घर के पास पहुंचे तो हमारा कुत्ता पिताजी को देखकर बहुत तेज भौंकने लगा। उसने ठीक उनके ऊपर तक जंप मारी। हम एकदम से डर गए कि न जाने इसको क्या हुआ। फिर पिताजी कहने लगे कि वो इसलिए आया था क्योंकि हमारे आसाम में कई बार रात को आते समय कुछ हवाएं साथ में चलती हैं जो कि ठीक कुत्तों को साफ दिखाई देती है। पर खैर, इसके बाद दोस्त और पिताजी सीधा आग के सामने बैठे। थोड़ी देर में पिताजी उन दोस्त को कहने लगे कि तुम क्यों आई, तुम अभी मेरे घर से बाहर हो जाओ। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। पिताजी ने उस वक्त ड्रिंक किया था, तो पिताजी के दोस्त को लगा कि शायद उनको नशा हो गया, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बार बार पिताजी ने अपने दोस्त को बहुत भला बुरा कहा और कहा कि अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारा गला काटकर खून पी जाऊंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर मां को डर लगा। उन्होंने पिताजी के दोस्त को कहा कि भाई साहब, आप अभी घर चले जाइए। इसके बाद उनका दोस्त चुपचाप चला गया और पिताजी अपने रूम में आ गए। सच कहूं तो हमें बहुत डर लग रहा था और वैसे भी हम सब पिताजी से डरते भी थे। थोड़ी ही देर में पिताजी ने मां को कहा कि अब मैं तुम तीनों का खून पीऊंगा। पापा बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से मां से झगड़ा करने लगे। वहां ठीक हमारे पास में ही मेरे ताई और ताऊजी रहते थे। उनकी आवाज सुनकर वो तुरंत घर पर आए। घर में आते ही उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या हो गया। मां ने तुरंत ही सब कुछ बता दिया। पिताजी ने उनको देखकर कहा कि तुम लोग यहां क्यों आए। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हारा भी खून पीऊंगा। दोस्तों, पिताजी के इस बर्ताव को देखकर ताई ने कहा कि यह नशे में नहीं है, शायद इसके ऊपर कोई हवा लग गई है, इसे तुरंत ओझा को दिखाना पड़ेगा। तो ठीक हमारे घर के पास एक ऐसे इंसान है जो कि कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। मां ने तुरंत उनको बुलाया, लेकिन दूसरी तरफ पिताजी इतना हल्ला कर चुके थे कि घर के आसपास वाले भी हमारे घर पर आ गए। एक तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी बीच ओझा ने पिताजी को देखते ही मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र बोलने के बाद उन्होंने सबसे कहा कि यह मुझसे नहीं होगा क्योंकि यह बहुत ताकतवर है। तुम लोग किसी और ओझा को बुला कर लाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हमारे घर के पास में कुछ लोग किराए पर रहते थे। उनमें से एक मां काली का पुजारी था। तो जब उसे पता चला कि हमारे घर में कुछ हुआ है तो वो देखने को आया। उसने जाकर तुरंत मां से बात करी और फिर पिताजी से बात की। उन्होंने मां को कहा
कि पिताजी के अंदर कोई शक्ति घुस गई है। उन्होंने कहा कि 4 तुलसी के पत्ते लाओ। माँ ने तुरंत ही उन तुलसी के पत्तों को उसके हाथ में दिया। उस भाई ने तुलसी के पत्तों को पिताजी के माथे पर रख दिया और उसे मसलते हुए मंत्र बोलने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने उस पत्ते को पिताजी की नाक में डाल दिया और कहा कि तू कहाँ से आई है, जल्दी बता। पिताजी ने कहा कि मैं काली मंदिर से आई। भाई ने पूछा आखिर ऐसा क्यों? पिताजी ने कहा कि ये कल भी मेरे सामने से मछली और शराब पीकर गए और आज भी ठीक वही किया। ये अक्सर मेरे घर के सामने आया जाया करता है और मुझे कभी कुछ नहीं देता। भाई ने तुरंत पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे कुछ फल या अगरबत्ती देना होगा। भाई ने कहा ठीक है, ये सब हम कर देंगे, लेकिन तुम्हें इन्हें छोड़कर जाना होगा। पिताजी ने कहा ठीक है। भाई ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि सब लोग दरवाजे से हट जाइए। उसने ठीक एक गिलास में पानी लिया, मंत्र फूका और ठीक पिताजी के चेहरे पर मार दिया। कुछ समय बाद पिताजी ने कहा कि मुझे अब नींद आ रही है, मैं थक गया हूं। इसके बाद वो भैया माँ के पास गए और कहा कि अब चिंता की बात नहीं है। इसके बाद सब के सब अपने घर चले गए। पिताजी भी चुपचाप सो गए। दोस्तों, इसके बाद पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए, पर अफसोस है कि आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। पर आज भी जब ये बात याद आती है तो बहुत डर लगता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महेश सर इस स्टोरी को आप सबको जरूर सुनाएंगे। बाकी इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपेश सिंह है और बिहार के सिवान जिले में मेरे दादाजी का घर है, लेकिन मेरे पिताजी का बिजनेस छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में है। मैं ठीक अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहता था और वैसे भी अक्सर हम किसी की शादी या छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे। अप्रैल के महीने में हम सारे फैमिली मेंबर गांव आए हुए थे बुआ की बेटी की शादी में। लेकिन मेरे गांव में हमारे घर में कुछ लोग खुशी का माहौल देख नहीं पाते। जलते हैं दूसरों की खुशी से। सच कहूं तो हमारे घर की तरक्की को देखकर। पर खैर, एक दिन मैं और मेरे भाई गांव घूमने के लिए निकले और ठीक हमारे घर के बाजू में एक आंटी थी जिन्हें हम चाची बोलते थे। उन्होंने जाते वक्त हमें बेर खाने को दिया, लेकिन मेरे भाई ने अपना बेर भी मुझे दे दिया। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी मुसीबत मैंने मोल ली थी। उसे खाने के 3 दिन के बाद मुझे हर जगह कोई दिखाई देता। वो मुझे बोलता था कि चलो मेरे साथ। दोस्तों, ऐसा 5 दिन तक चला। मैंने तुरंत अपने घर वालों को बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तू शायद सपना देखता होगा। वो हर बार यही बोलकर टाल देते। पर इसके बाद हम गांव से रायपुर आ गए और मेरे साथ सब कुछ वैसा ही चलता रहा। फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोटा आया, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगी। मैं जब भी अपने हॉस्टल के रूम में सोने जाता, तब मुझे मेरे बेड पर मुझे हमेशा 3 लोग मिलते जो कि मुझे लगातार बोलते कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। कभी कभी तो वो मेरे अंदर आ जाते, जिसके बाद मैं दूसरों के रूम में जाकर उन्हें परेशान करता और मारता भी। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं चलती, और तो और मेरे शरीर का खून भी कम हो गया था। इसके बाद मेरे हॉस्टल के वार्डन ने मेरे परिवार को बताया। दोस्तों, मेरे परिवार वाले ठीक उसी समय बाय कार रायपुर से कोटा के लिए निकल गए। वो तुरंत मुझे वहां से उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पे मुझे तुरंत खून चढ़ाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में भी ऐसा ही होता था। मेरे घर वाले अब समझ चुके थे कि जरूर कोई बुरी बला है। पिताजी ने ये सारी बातें दादी को बताई। इसके बाद मेरी दादी ने हमें बिहार अपने गांव बुलाया। वहां पहुंचकर वहां पर एक पीर बाबा के नाम से एक धाम है। सब के सब मुझे वहां लेकर गए। सच कहूं तो वहां जाने के बाद अंदर से मेरी रूह कांप गई। खैर, मुझे होश नहीं था, लेकिन मेरी दादी ने मुझे सब कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि तुमने बगल वाली आंटी का दिया हुआ कुछ खाया था, उसी के चलते तुम्हें 3 पिशाच ने जकड़ लिया था। दोस्तों, फिर क्या था, अब मैंने कोटा भी छोड़ दिया है और अपनी पूरी फैमिली के साथ रायपुर में ही रहता हूँ। समय बीतते बीतते ये सब कुछ मैं भूल गया, लेकिन कभी कभी जब याद आता है तो रूह कांप जाती है। बस
इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी दीपेश सिंह की कहानी। वाकई कहानी एकदम लाजवाब थी। ऐसा अक्सर होता है, खिलाने पिलाने की बातें कई बार सामने आ जाती हैं, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी तो नहीं कर सकते क्योंकि कानून इस चीज को नहीं मानता। पर खैर, चलते हैं अपने आखिरी किस्से की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं उस समय लगभग 7 साल का था। उस वक्त जून का महीना चल रहा था। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। हम स्कूल में डर भगाने वाला खेल खेल रहे थे। सब के सब अपनी अपनी बारी खेल चुके थे। लास्ट में मेरी बारी आई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब 12:30 बज गए। मेरी बारी में वो पुराना बरगद का पेड़ छूकर आना था। दोस्तों, पहले तो मुझे डर लगा, फिर मैं जैसे तैसे करके वो पेड़ छूकर आ ही रहा था कि मैंने देखा एक आदमी जिसकी लाल आंखें और कपड़े काले थे। उसका चेहरा काफी भयानक था। वो ठीक हमारी क्लास के गेट के पास खड़ा था। वो मुझे इशारा करके बुला रहा था। मेरी डर के मारे इतनी हालत खराब हुई कि मैं वहां से भागते हुए सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उसे सुनकर सभी के सभी चौंक गए। पर खैर, समय बीतता रहा, पर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक कहानी मेरे माँ के साथ भी हुई थी, जो कि बिल्कुल रियल है। ये उस समय की बात है जब मेरी माँ शादियों में खाना बनाने का काम करती थी। हर बार माँ जल्दी घर आ जाया करती थी, पर उस रात माँ को ज्यादा देर हो चुकी थी। हालांकि उनके साथ उनकी सहेलियां भी थी, तो रास्ते में आते वक्त उनको कोई वाहन भी नहीं मिला। वो सुनसान रास्तों पर कुत्तों का भौंकना, बस यही एक नजारा था उस वक्त। वो ठीक रास्ते पर चल ही रहे थे कि उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके पीछे भाग रहा है। उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर चलते चलते वो हाईवे पर पहुंच गए। दोस्तों, वो लगातार चल ही रहे थे कि अचानक उनके सामने से एक सफेद रंग का कुत्ता भागा। वो देखकर मेरी मां डर गई क्योंकि वो कुत्ता आगे चलकर अचानक गायब हो गया। उसी बीच उन्होंने एक ऑटो को आते हुए देखा और तुरंत उसे रोका। ऑटो वाले ने तुरंत कहा कि आपको कहाँ जाना है। तो ठीक मां बताने जा ही रही थी कि अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उस ऑटो वाले की गर्दन ही नहीं थी। मां ने थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके कहा कि हमें अंबेडकर चौक पर उतार देना। जैसे तैसे करके वो सभी लोग वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पैसे दिए और अपने घर को आ गए। दोस्तों, मां ने इस बात को मेरे नाना को बताई। नाना ने कहा कि तुम सब लेडीज थी, इसीलिए बच गई। अगर तुम्हारे साथ कोई आदमी होता तो वो उसे मार देता। दोस्तों, कहा जाता है कि वो ऑटो वाला आज भी रात के समय उस हाईवे पर घूमता है। बाकी मैं आशा करूंगा कि आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।